आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है इंडिपेंडेंस। देखो, सुनने में तो कैसा ना है कि इंडिपेंडेंस बहुत ही ईजी है। क्या इंडिपेंडेंस में क्या ही डिस्कस करोगे? मतलब आपने बताया था ना, सिंपल फंडा क्या इंडिपेंडेंस का, कि हमको किसी और की चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, फिर कॉन्टेक्स्ट दूंगा इसका प्रैक्टिकल, एंड देन हम इस टॉपिक में जाएंगे ताकि तुमको समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंस जो इतना छोटा सा वर्ड है, इस पर टॉपिक कैसे बन सकता है। तो मूवीज़ में देखते हो ना कि क्या होता है कि एक पुलिस की टीम होती है, वो कोई ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन फेल हो जाता है। वो ऑपरेशन इसलिए फेल हो जाता है कि क्योंकि उन पुलिस वालों में एक ऐसा आदमी होता है ना, जो विलन से मिला हुआ होता है। तो दिखने में वो इंडिपेंडेंट लगता है कि यार ये पुलिस का आदमी है, पर वो माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो विलन से मिला हुआ है। पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बाद में जब पता पड़ता है धीरे धीरे कि ये आदमी, उसको पकड़ते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, और फिर जब एक्शन करते हैं तो जो भी होता है ना, उनका काम सक्सेसफुल हो जाता है। तो तुम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं ऑडिट करने गया हूँ और अगर मैं ही क्लाइंट से मिला हुआ हूँ तो क्लाइंट की गलतियाँ पकड़ूंगा क्या? कभी नहीं पकड़ूंगा। समझ में आता है इतना सा बात? अभी तो मैं प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि अगर मैं बिग फोर की बात करूँ तो क्या होता है ना, इंडिपेंडेंस बहुत 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 ही क्रूशल स्टेप है। जब भी हम कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं ना, उसके पहले हम इवैल्यूएट करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वो इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है ना, उनके पास एक सिस्टम होता है। तो मान लो मेरे पास रिलायंस की कंपनी आई कि भैया मेरा ऑडिट कर लो। तो मैं उस सिस्टम में क्या करता हूँ, उस कंपनी का नेम एंटर करता हूँ। जैसे ही नेम एंटर करता हूँ ना, मेरे पास एक पूरा चार्ट खुल जाता है। वो चार्ट को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, ट्री। ट्री में ब्रांचेस होती है ना, वैसे उस चार्ट के अंदर ब्रांचेस होती है। वो बेसिकली क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस है, जैसे कि ये रिलायंस है मेरे पास आई। मान लो रिलायंस नेचुरल्स करके कंपनी है, अजम्पशन है, नेचुरल्स लिमिटेड कंपनी जो मेरे पास एक ऑडिट के लिए। जैसे ही मैं ये नेम एंटर करूँगा ना, मेरे पास चार्ट खुल जाएगा हर तरीके से कि इसकी होल्डिंग कंपनी मान लो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। इसके नीचे हम कौन कौन सी कंपनीज है वो सब खुल जाएगी, इसकी सारी कंपनीज खुल जाएगी। वो कंपनीज में खुल के बेसिकली क्या होता है ना, लिखा होता है कि हम इस क्लाइंट पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस क्लाइंट पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट एडवाइजरी दे रहे हैं। तो हमारे क्या है ना, इंस्टीट्यूट के कुछ एथिक्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो बोलते हैं कि अगर आपको ऑडिट करनी है ना, तो आप ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज नहीं दे सकते हो। तो फिर क्या करता है, हम इवैल्यूएट करता है। भाई ऑडिट भी देखो एक बिजनेस है ना, तो वो इवैल्यूएट करता है कि हमें ऑडिट लेनी है या ये सर्विसेज कंटिन्यू करनी है। क्योंकि देखो, अगर इनसे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे ना कि हम ऑडिट क्यों ले यार, हम तो दूसरी सर्विस में पैसा कमा रहे हैं। फिर लगता है कि ओके, ऑडिट है ना 5 साल के लिए आएगी, 1 साल की फीस 1 करोड़ है, 5 साल की 5 करोड़ तो मिनिमम आएगी। और पता पड़ रहा है कि इन क्लाइंट से अपन 5 करोड़ नहीं कमा सकते ना इन सर्विसेज से, तो हम क्या बोलेंगे बाकी इस क्लाइंट को? हम ये बोलेंगे कि हम ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे ना तो हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। क्लाइंट अग्री करता है कि ठीक है, तुम बाकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू करो, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं, मैं किसी और पार्टी से ले लूँगा, पर तुम ऑडिट ले लो। तो उस केस में क्या करते हैं, फिर हम बाकी टीम्स को बोलते हैं कि भैया हमें एक सर्विसेज डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर गोइंग फॉर ऑडिट। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्लाइंट एक्सेप्टेंस होता है। सेकंड पार्ट होता है कि ऑडिट की जो टीम बनती है ना, ऑडिट टीम में क्या होंगे भाई, लोग ही होंगे ना यार, नॉर्मल पर्सन होंगे। तो ये मेंबर्स क्या करते हैं ना, एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं। वो डिक्लेरेशन क्या होता है, वो ये बोलता है डिक्लेरेशन कि भैया हम इंडिपेंडेंट है इस क्लाइंट पे, हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो बोलता है कि हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे ऑडिट करने को इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में ही वो टीम रह सकते हैं। पार्टनर का इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ही क्रूशल है। अगर पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं होना तो ऑडिट करने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब ये तो वो हो गया कि जो पुलिस ऑपरेशन आप कर रहे हो उसमें लोग विलन से मिले हुए हैं, अगर वैसा करेंगे तो कभी प्रोसेस सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी होता है। उसके अलावा क्या होता है ना कि एक साल में मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, किसको लेके, इंडिपेंडेंस को लेके। उस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, मतलब फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में होता है कि भैया कहाँ कहाँ पे इंडिपेंडेंस ब्रीच हो सकती है, उसका पूरा गाइडलाइंस होता है। फिर बाद में टेस्ट होता है, टेस्ट में आपको आई थिंक 70-80% मार्क्स लाना पड़ता है, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भैया आपने इंडिपेंडेंस की ट्रेनिंग करी है। ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है, अगर ये ट्रेनिंग नहीं करो ना सैलरी रोक देते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये बहुत बहुत इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ ना, अगर तुम जाके सर्च करोगे ना इंटरनेट पे कि इंडिपेंडेंस, और कोई भी बिग फोर का नाम डाल देना, लाइक KPMG डाल देना, और आगे लिख देना पेनल्टी, तो तुम्हें SEC के ऐसे केसेस दिख जाएंगे जहाँ पे आएगा कि भैया KPMG ने इतना पेनल्टी दिया, इंडिपेंडेंस का इशू था, EY ने इतना पेनल्टी दिया, PwC ने इतना पेनल्टी दिया, डेलोइट ने इतना पेनल्टी दिया।
तो इंडिपेंडेंस बहुत बहुत क्रिटिकल है। अभी रिसेंटली जो चल रहा है ना कि यार ये बिग फोर को स्प्लिट करेंगे, ऑडिट अलग जाएंगे, एडवाइजरी अलग जाएंगे, वो सब इस इंडिपेंडेंस इशू की वजह से भी चल रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट समझता है तुमको इंडिपेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इंडिपेंडेंस अब पढ़ते हैं तो तुमको अपने आप समझ में आएगा। इंडिपेंडेंस implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो डिसीजन होना चाहिए, हमारा जो जजमेंट है ना, वो किसी और के सुपरविजन में नहीं होना चाहिए, किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा होता है ना, वो कहीं किसी गेस्ट के में जाता है ना, तब तक कुछ नहीं खाता जब तक पेरेंट्स हाँ नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स इशारा कर देते हैं खा ले तो खा लेता है। मतलब हिज विशेस, हिज जजमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स ना। अरे सिंपल है ना भाई, पेरेंट्स की इच्छा के बेसिस पे काम करता है, समझता है। इंडिपेंडेंस इज लिंक टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आप अनबायस्ड हो, आप जो भी डिसीजन लोगे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लोगे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। अगर आप ये दो फैक्टर्स रखते हो अपने आप में तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अरे भाई जैसे मिस्टर अन्ना हजारे है ना, जो एक्टिविस्ट है, वो अनबायस्ड है, वो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते और वो ऑनेस्ट है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट हो गए। अगर ये दो फीचर आप अपने आप में डाल लोगे तो आप अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इट कंप्राइजेज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। देखो अभी सिंपल सा लगने वाला, मैं अभी दो पार्ट बना दिए कि इंडिपेंडेंस के भी दो पार्ट है क्या। हाँ, आप दिमाग से भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और दिखने में भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सत्यम के केस में क्या हुआ था कि दुनिया को दिखने के लिए वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट था, पर वो मैनेजमेंट से मिला हुआ था। जब फ्रॉड सामने आया तो पता पड़ा कि ओके ऑडिटर और मैनेजमेंट मिले हुए थे। तो वो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस तो थे बट इंडिपेंडेंस इन माइंड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट से मिले। तो जब भी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट के बारे में, देर आर टू थिंग्स अबाउट इंडिपेंडेंस। वन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अरे सिंपल है, बहुत मूवी देखी थी क्या एक अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी मीडियम ऐसा आई थी ना इरफान खान की, तो उसमें जो जज होता है उस पर ऐसा होता है कि उसने वो रोलेक्स की घड़ी ली होती है। तो दुनिया को दिखने के लिए वो इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस थे वहाँ पे, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पार्टी से कुछ ले लिया था और डिसीजन उसके फेवर में दे दिया था। याद होता है, दिमाग में सेट हो गया। ओके, अगला पॉइंट देखो। अभी यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ कंक्लूजन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस दैट कंप्राइज प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब हमारे स्टेट ऑफ माइंड, अभी कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना कि आदमी कॉन्फिडेंट है, लिखा हुआ आता है क्या किसी के फेस पे कि यार ये कॉन्फिडेंट है? उसके एक्शन से पता पड़ता है ना, बिकॉज दैट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड की बात करूंगा तो दिस इज ए स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स, जो अलाउ करती है उस पर्सन को एक्सप्रेशन ऑफ कंक्लूजन और ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज माई प्रोफेशनल जजमेंट। समझता है? thereby allowing the individual to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है बताऊंगा, पर अभी के लिए सिंपल ये समझ लो कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, अलर्ट होके कर रहे हो। ओके, तो इंडिपेंडेंस इन माइंड एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी देखो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ जो भी लिखा है ना ब्लू में, ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में तुम्हारे समझने के लिए। Satyam auditor got involved with the management and even when they are aware of the fraud, they didn't disclose that because they were not independent in mind. Okay? अगला है इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। सो इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस मतलब आप दिखने में भी इंडिपेंडेंस दिखते हो। तो वो कब दिखोगे? जब आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे नॉर्मल पब्लिक को ऐसा लगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने रिलायंस की ऑडिट किया और मैं शाम को किसी न्यूज़ चैनल पे जाके बोलता हूँ कि रिलायंस तो बहुत बढ़िया कंपनी है, ये परफॉर्मेंस कर रही है, वो परफॉर्मेंस कर रही है, इसका शेयर परचेस कर लो। तो नॉर्मल एक पब्लिक है, उसको लगेगा कि यार ये ऑडिटर है या कंपनी का ही आदमी है। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनी के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, ये कर लो वो कर लो, तो भैया मतलब कुछ तो इसमें हेरा फेरी है। ओके, तो अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ रीजनेबल informed third party would be likely to conclude that a firm's or an audit or an assurance team member's integrity, objectivity and professional skepticism has been compromised। मतलब सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि भैया इस व्यक्ति की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हो जो बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस रिलेट्स टू अदर्स परसेप्शन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। देखो माइंड तो क्या है ना, आपका फैक्ट है कि आप इंडिपेंडेंट हो नहीं हो, पर अपीयरेंस कैसे पता पड़ेगी? ये तो सामने वाले का परसेप्शन ही है ना। हम बोलते हैं ना कि यार सामने वाले पे विश्वास कर सकते नहीं कर सकते, ये
आप उसको देख के कैसे करोगे? आपका परसेप्शन है, आपको फैक्ट नहीं पता है कि सही में ऐसा होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, सो फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द सीईओ ऑफ द कंपनी, मैंने कंपनी के सीईओ से लोन ले लिया है। इन दिस केस दो ही विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड, ऐसा हो सकता है कि पर्सन बोलेगा कि मैंने लोन लिया तो क्या हुआ, मैं इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगा। पर अगर आपको पता पड़ेगा ना कि भैया इस पर्सन ने लोन लिया हुआ, तो आप बोलोगे भैया फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर वो माइंड से इंडिपेंडेंट भी होता ना होगा ना, पर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको किसी ने आके बोला कि अरे ये कंपनी का ऑडिटर जो है ना इसने सीईओ से लोन लिया हुआ है, आप तो इमीडिएटली बोलोगे कि अरे ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने लोन ले लिया है, तो वो क्यों काम करेगा अच्छे से। पर ऐसा हो सकता है कि उसने लोन प्रोफेशनल टर्म्स में लिया हो, समझता है। अभी देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमारा जजमेंट किसी और के सबऑर्डिनेट नहीं है। इंडिपेंडेंस के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। क्लियर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि हमारा माइंड बिना किसी इन्फ्लुएंस हुए ओपिनियन एक्सप्रेस करने को अलाउ करे, जिससे हमारा प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और ऐसा करने से हम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर पाएंगे। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस सुनो, उन सिग्निफिकेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना जिससे एक रीजनेबल थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करे कि ऑडिटर की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ओके, तो ये था इंडिपेंडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगला आएगा कि यार इंडिपेंडेंस को खतरा किस किस चीज़ों से हो सकता है। सिंपल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 से 5 पॉइंट है कि कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या आपको उनसे खतरा है, तो आपको उनका ध्यान रखना है। सेकंड टॉपिक है, थर्ड ये है कि अभी खतरा तो है, पर खतरे से अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करेंगे। ओके, तो अभी कवर कर ले क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, चलो कवर कर लेते। ये मैं तो एग्जाम के क्वेश्चन लिखे हैं, ये चार्ट बनाया है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या होता है कि मैं क्लाइंट पे गया, सबसे बड़ा खतरा, मुझे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट से, अगर मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो हम क्या करेंगे, सेफ गार्ड क्या होगा उसके लिए कि हम ना अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो, सेल्फ इंटरेस्ट दैट विच अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट could benefit from a financial interest in an audit client. Examples include direct financial interest or materially significant indirect financial interest in a client. मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लो मैं जिस क्लाइंट पे ऑडिट करने जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अगर आप बिग फोर में जाओगे ना, तो वहाँ पे गाइडलाइन होती है कि इफ़ यू आर ऑडिटिंग दिस क्लाइंट देन यू कैन नॉट होल्ड द शेयर। अगर आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में वो शेयर है, तो आपको वो शेयर सेल करने पड़ेंगे, इतना गाइडलाइन होता है। और साल में क्या होता है, एक टीम होती है रिस्क टीम, वो रैंडमली किसी भी मेंबर के डीमैट अकाउंट्स मंगवा लेती है, और अगर उसमें उसके ऑडिटिंग क्लाइंट के शेयर हुए ना, तो उसको निकाल देते हैं। ऐसा केस हुआ है जहाँ एक पार्टनर को भी निकाला गया था। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, या तो देखो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर सपोज करो मैंने अपनी वाइफ के थ्रू या एक एक के थ्रू करके मैंने ना इनडायरेक्टली ले रखा है, अगर वो भी फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि मैंने ऐसा किया है, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट काउंट होता है। तो देखो, पहला पॉइंट हो गया डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। अगला है कि लोन और गारंटी फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, मैंने क्लाइंट से लोन ले रखा है या कोई गारंटी ले रखा है। गारंटी मतलब ये होता है कि मान लो मुझे लोन नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला क्लाइंट को यार मुझे लोन नहीं मिल रहा, आप गारंटी दे दोगे क्या। तो क्लाइंट ने क्या बोला, बैंक को गारंटी दे दिया कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो ये भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक तरह का। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस एंड हेंस कंसर्न अबाउट लूजिंग ए क्लाइंट एंगेजमेंट। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार नहीं होता, मतलब एक फॉर्म भरते हैं बिग फोर में, और उसमें एक चीज़ पूछी जाती है, एक पॉइंट होता है, क्या हमारा क्लाइंट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेजर प्रपोर्शन ऑफ आवर टोटल फीस है क्या। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये क्लाइंट छूट गया ना मेरा, तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू चला जाएगा। तो मैं इस क्लाइंट में क्या होता है ना, उस पोजीशन में होता हूँ कि बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। क्यों? क्योंकि यार भैया फीस आ रहा है, अगर क्लाइंट की बात नहीं मानेंगे तो क्लाइंट निकाल देगा इन केस। तो वो भी एक पैरामीटर होता है कि यार ये अपने को थ्रेट है कि अगर अपना इस क्लाइंट से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है तो ये भी हमारे लिए इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकता है। तो हम उसके नीचे क्वेश्चन भी लिखते हैं फिर वापस कि क्या ये हायर प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू हमारे लिए कोई इंडिपेंडेंस का थ्रेट क्रिएट करता है क्या। अगर हम आंसर देंगे नो, तभी हम उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं वापस। अगला है क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर विद क्लाइंट। मैंने क्या क्या क्लाइंट के साथ में अपना एक साइड में बिजनेस चला रखा है, वैसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल कि क्लाइंट के यहाँ पे ना एक ओपनिंग आई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और मेरी वाइफ भी सपोज करो जॉब ढूंढ रही है, तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ यार कि एक काम करो ना, मेरी वाइफ का इंटरव्यू करवा दो। अभी
इंटरव्यू मान लो कि फर्स्ट स्टेज पे हो गया है, ओके, और अब मान लो तुम्हें ना ऑडिट में गलतियां निकल गई हो, तुम्हें रिपोर्ट साइन करनी है ऑडिट की, और तुमको लग रहा है कि अगर मैं रिपोर्ट में कुछ डालूंगा, क्लाइंट को जाके बोलूंगा ना गड़बड़ है, क्लाइंट मेरी वाइफ का यहाँ पे इंटरव्यू होने से रोक देगा या फिर सिलेक्शन रोक देगा। तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। एग्जाम्पल देखो, ऑडिटर और ऑडिटर्स स्पाउस एंटर्स इनटू एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन विद द क्लाइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। देखो कंटिजेंट फीस कहना अलाउड नहीं है, हमारा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि हम कंटिजेंट फीस नहीं रख सकते। कंटिजेंट फीस कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक लॉयर हूँ, सपोज करो, मैंने बोला कि अगर केस जीता ना तो मैं जो भी अमाउंट जीतेंगे उसका 10% लूँगा, केस नहीं जीता तो कोई फीस नहीं है। तो ऑडिट में अपन ऐसा फीस रख ही नहीं सकते, बट ठीक है, एक पॉइंट रखा हुआ है कि हम कंटिजेंट फीस नहीं रख सकते, बिकॉज कंटिजेंट फीस के बेसिस पे क्या हो सकता है ना, एक थ्रेड हो सकता है। सपोज करो आपने बोला कि प्रॉफिट का 10% में ऑडिट फीस, तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि क्लाइंट ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा तो ज़्यादा फीस आएगी ना। तो सिंपल फंडा है कि हमारा ये सब पैरामीटर्स के ऊपर फीस डिसाइड नहीं हो सकता, हमारा फिक्स्ड फीस होना चाहिए। अब देखो, जब फर्म या एंगेजमेंट टीम का मेंबर को क्लाइंट से कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा मिल रहा हो या मिल सकता हो, अगर कोई रिलेशन भी है तो वो फाइनेंशियल रिलेशन होनी चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का फंडा सिंपल है कि यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बेसिस पे है, मतलब पैसा इन्वॉल्व होना ही चाहिए, तभी ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ऐसा मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जब MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट आएगा ना, वहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मीन्स इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमारा मान लो क्लाइंट से कोई रिलेशन भी है पर वहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है ना तो वहाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं है, क्योंकि 4-5 थ्रेट पढ़ोगे तो शायद तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये कौन सा टाइप का थ्रेट है। ये क्लियर है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कि ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो अगला पढ़ो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये तो ना बहुत कॉमन थ्रेट है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब इतना कॉमन थ्रेट नहीं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब देखो क्या होता है कि मैं अपने ही काम का रिव्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंपनी में काम करता था, मैंने वहाँ पे क्या किया ना, अकाउंटिंग का पूरा सेटअप किया, वहाँ पे जो भी अकाउंटिंग कैसे क्या होनी है वो सब मैंने किया। फिर बाद में क्या किया, मेरे को लग रहा था कि मैंने जॉब चेंज करी और मैं एक CA फर्म को ज्वाइन कर लिया। अभी मेरी CA फर्म है ना उसी कंपनी की ऑडिट करती है, और अब मुझे बोल रहे हैं कि उस क्लाइंट की अकाउंटिंग का रिव्यू करो, इवैल्यूएट करो। अरे जो चीज़ मैंने ही सेटअप करी मैं उसमें गलती क्यों निकालूंगा? अगर मैं गलती भी निकालूंगा तो कंपनी खुद बोल देगी ना, अरे यार आपने तो सेटअप किया था। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं आज असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैंने इस साल ऑडिट किया और कुछ जो भी एरिया करता था ना वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट एप्लीकेशन था तो हमने वो फाइनलाइज किए थे और ऑडिट कंक्लूड किया था। नेक्स्ट टाइम मैं बन गया मैनेजर। अभी आप मुझे बोल रहे हो कि नेक्स्ट ईयर के ना तुम वही एरिया तुम रिव्यू करो, मतलब कोई और काम करेगा, अब मेरे को उसका रिव्यू करने का है, और मान लो उस बंदे ने गलती निकाल दी जो नेक्स्ट ईयर कर रहा है, तो मैं बोलूँगा क्या कि ये गलत है? मैं तो बोलूँगा ना नहीं मैंने किया था लास्ट ईयर, सब सही है। ओके सॉरी। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब पढ़ो देखो, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमने लास्ट ईयर मैंने कुछ काम करके कुछ कंक्लूड किया था, अभी इस साल अगर मुझे बोलोगे उसको फिर से रिव्यू करो तो मैं गलती थोड़ा सा निकालूंगा, तो ये भी एक थ्रेट है। अगला ये देखो, when a member of audit team previously was an employee of the client, especially director or senior officer, in a position to exert significant influence over the subject matter of the audit engagement। मतलब फर्स्ट एग्जांपल कि मैं क्लाइंट में उस सीनियर पोजीशन में था कि मैं वहाँ पे फाइनेंशियल प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस करता था। अभी मैं ऑडिट टीम में आ गया और मुझे बोलोगे कि वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उन सबको रिव्यू करो, तो ऑब्वियसली ना जो काम मैंने किया है उसके रिव्यू में गलती थोड़ी ना निकालूंगा। अभी एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल असिस्टिंग एन ऑडिट क्लाइंट इन मैटर्स सच एज प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस मे क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट व्हेन द फर्म सब्सिक्वेंटली ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, हिंदी में समझ लो, अगर हमारे पहले किए हुए काम का रिव्यू हो या फिर ऑडिट टीम में कोई पर्सन पिछले क्लाइंट का एम्प्लॉय था और वो वहाँ अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व था, पर अब उसे उसी काम का रिव्यू करना है, तो ये क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एग्जाम में कहना एक क्वेश्चन आता है करेक्ट इनकरेक्ट में कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इसकी वजह से होता है क्या, सेल्फ रिव्यू थ्रेट उसकी वजह से होता है क्या, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगला पॉइंट है एडवोकेसी थ्रेट। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफाइन करता हूँ कि भैया क्यों तू, अपन एक नहीं बोलते एक लाइन, तू क्यों वकील बन रहा है, मतलब हम किसी के बिहाफ पे इतना प्रमोट कर रहे हैं कि सामने लोग लगे कि यार ये इसका वकील है क्या। पढ़ो, when the auditor promotes
or seems to promote a client's opinion to a point where people may believe that objectivity is getting compromised. Example, when an auditor deals with the shares or securities of the audited company or becomes the client's advocate in litigation and third party disputes. Sorry. मतलब हम क्लाइंट को उस लेवल तक प्रमोट करें कि सामने वाले को एक रीजनेबल पर्सन को लगे कि यार ये क्लाइंट का ही बंदा है, उस केस में जो थ्रेट आ रहा है ना वो एडवोकेसी थ्रेट आ रहा है. फॉर एग्जांपल देखो मैंने हिंदी में लिखा है, भाई तू क्यों वकील बन रहा है उसका. जब हम क्लाइंट के पॉइंट को या ओपिनियन को इतना प्रमोट करते हैं कि सामने वाले को लगे कि उसका ही बंदा है दिखता. समझता है? ओके. अगला है फैमिलियरिटी थ्रेट. ये देखो ये बहुत 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 ही कॉमन थ्रेट है. इसमें क्या होना बहुत बार सही में इन्फ्लुएंस हो जाता है. अभी पुलिस वाले का कोई रिलेटिव है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर लिखने आएगा ना तो वो हेजिटेट करेगा थोड़ा सा एफआईआर लिखने को. क्यों? क्योंकि यार वो उसके ही किसी रिलेटिव या उसके ही किसी फैमिली मेम्बर के खिलाफ लिखवा रहा है. अभी देखो, फैमिली थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड अकर व्हेन एन ऑडिटर बिकम टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट. दिस कैन अकर इन मैनी वेज. क्लोज रिलेटिव ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर इज वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन ऑफ अ क्लाइंट कंपनी. कि ऑडिट टीम के किसी मेंबर का कोई रिलेटिव कंपनी की बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है और वो एक दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो मेरे टीम में मान लो कि एक बंदा है, उसके मामा जो है ना उस कंपनी के सीईओ और सीएफओ है. अब ये बंदा अपने मामा के पास जाके बोलेगा कि मामा आपके ये गड़बड़ है, यहाँ पे गलती है. मामा बोलेंगे अरे ठीक है ना, घर पे देखेंगे. अगला है फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट. ये बहुत बार होता है. क्या होता है ना कि ऑडिट टीम में कुछ लोग बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं तो उनकी क्लाइंट से रिलेशन बन जाती है. तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हमारी एक मैनेजर थी, मतलब 5-7 साल से वो एक ही क्लाइंट में थी, उसकी क्लाइंट से बहुत अच्छी रिलेशन हो गई थी. फिर जब यहाँ पे ऑडिट में उनका प्रमोशन नहीं बना तो उन्होंने क्लाइंट मतलब फर्म छोड़ दिया और क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया. क्योंकि क्लाइंट को तो पता ही है ना कि बंदी अच्छी थी, अच्छा काम करती थी. अभी मैं उस टीम का मेंबर था. अब मुझे कुछ भी ऑडिट की क्वेरी होगी ना, मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा क्लाइंट के पास में. अब मेरी जो मैनेजर थी वो वहाँ पे कुछ सीएफओ या कंट्रोलर बन गई, तो मैं कुछ क्वेरी बोलूँगा क्या? मेरी तो सीनियर है ना, मेरी तो बॉस थी वो. समझता है? अगला पॉइंट देखो, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स. ये कॉमन पार्ट है, मेरे साथ भी हुआ था. मेरे क्लाइंट थे और टीम में क्या है ना किसी से उनकी बनती नहीं थी, बट मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी. तो मेरी उनसे अच्छी बनती थी तो मुझे डेटा इजीली मिल जाता था. फिर क्या हुआ कि हमारा फ्रेंडशिप हो गया तो हम साथ में लंच पे जाने लगे. फिर हमारा और फ्रेंडशिप हो गया तो हम क्या हुआ कि बाहर भी मिलने लग गए, हमारा कभी कोई पार्टी वार्टी करने लगे. तो उस केस में क्या होता है ना, आपके क्लाइंट से इतनी अच्छी रिलेशन बन चुकी है, आप फ्रेंड बन चुके हो. अब आप में वो इंडिपेंडेंस नहीं रही है. अभी आप एज एन ऑडिटर जो होता है ना कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करोगे, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करोगे, गलतियाँ है तो हाईलाइट करोगे. अब आप सोचोगे ना कि यार मेरा दोस्त हो गया है तो उसकी क्या गलती निकालनी. समझता है? अगला है एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़. अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम एक इंदौर क्लाइंट पे गए थे. क्लाइंट को पता है कि हमारे फाइनेंशियल्स में गड़बड़ है, पर क्लाइंट क्या बोलता था ना हर सैटरडे को कि सर मैंने गाड़ी बुक कर दी, आप घूम के आ जाना, आप उज्जैन जाके आ जाओ, आप वहाँ जाके आ जाओ, ये जाके आ जाओ. तो देखो ये सब जो एस्पेक्ट्स है ना वो क्लियर इंडिकेशन है कि क्लाइंट आपको इतनी हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, इतने गिफ्ट्स दे रहा है कि आप क्लाइंट से रिलेशनल एस्पेक्ट सेटअप कर लो और जो भी चीज़ हो रहा है वो म्यूचुअली एग्री कर लो. अभी देखो क्लाइंट के लिए सिंपैथी हो क्योंकि आपकी कोई रिलेशन है उसके साथ. यहाँ फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है, हमारी क्लोज रिलेशन है या दोस्ती वाली यारी रिलेशन है. अभी फैमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है ना रिलेशन एस्पेक्ट है, पर जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आई थी ना वहाँ पे फाइनेंशियल की बात थी. अभी मेरी एस्पाउस का मान लो कि वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो भाई मेरे रिलेशन है इसलिए तो हो रहा है, पर अल्टीमेटली वहाँ बात किसकी फंड पैसे की है कि अल्टीमेटली जब जॉब लगेगी तो पैसा मिलेगा. तो वो क्या है ना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आता है. फैमिलियरिटी इज मोर अबाउट द रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटिमिडेशन थ्रेट. दिस थ्रेट अकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्या बोलता है, जब ऑडिटर को रोका जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली अच्छे तरीके से काम ना कर सके. ये केस कैसा होता है कि क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट है, फीस बहुत ज़्यादा है. अभी क्लाइंट मेरे को बोलता है कि मैंने उसको बोला कि आपका ना ये जजमेंट ठीक नहीं है, आपका ये बैलेंस गलत है, आपको इतना एंट्री पास करना पड़ेगा, उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो क्लाइंट मुझे आके बोलता है कि ज़्यादा नाटक करेगा ना तो तेरे को रिमूव कर दूंगा. तो एक तरह से क्या कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि तू मुझे रिमूव कर देगा. फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये रिमूव कर देगा तो फीस का भी तो लॉस हो जाएगा.
तो उस केस में क्या किया मैंने, मैं एग्री कर लेता हूँ क्लाइंट के साथ, ठीक है आप जो बोल रहे हो सही हो। तो ये जो थ्रेट है ना, ये इंटिमिडेशन थ्रेट है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। When an auditor is told he will be replaced based on a disagreement over application of an accounting principle, किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेकर आप क्लाइंट से अग्री नहीं करो तो क्लाइंट बोल रहा है मैं हटा दूंगा, ज़्यादा बोलेगा तो। अगला है प्रेशर टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ ऑडिट इन ऑर्डर टू रिड्यूस फीस। आप देखो ऑडिट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, कंट्रोल टेस्टिंग भी होगा, सब्सटेंटिव भी होगा, उसके आगे पीछे भी बहुत सारे काम है, और आप उसकी फीस चार्ज कर दो। क्लाइंट बोल रहा है कि एक काम कर, तू ये काम मत कर, फीस कम कर दे। ऐसा जो थ्रेट है ना वो इंटिमिडेशन थ्रेट है। अब मैं काम अपना स्कोप कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कम काम करूंगा ना तो मुझे कंफर्ट ही नहीं आएगा, मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, समझता है। अभी देखो क्लाइंट हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डरा रहा हो, एक्चुअल या परसीव थ्रेट, या तो डायरेक्टली आके बोल देगा, डायरेक्टली आके नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्टली तुमको मैसेज आ जाएगा कि भैया तुमको रिमूव कर देंगे। समरी पढ़ ले क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेन है उसमें। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, दैट दे विल इफेक्टिवली रिव्यू देयर ओन वर्क। रिव्यू का, सेल्फ रिव्यू का मतलब ये हो गया कि मैं अपने ही काम का रिव्यू करूंगा, तो उसका एक थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट क्या है, दैट दे विल प्रमोट ए क्लाइंट और एम्प्लॉयर्स पोजीशन टू द पॉइंट दैट देयर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिलियरिटी थ्रेट, that an excessively long or close relation result in excessive sympathy to their interest or readiness to accept their work। मतलब हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन है या फिर हम लॉन्ग वर्किंग एसोसिएशन है, उसकी वजह से जो थ्रेट है वो फैमिली थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट, दैट दे विल बी डेटेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, हमको हमारे काम को ऑब्जेक्टिवली नहीं किया देने जाएगा, हमको धमकी दी जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अगले में हम पढ़ेंगे कि सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। और अभी जो हमने पढ़ा ना, मतलब ये सारे थ्रेट, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू ज़्यादा आता है। हम ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा ना तो एक बार सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेक्ट इनकरेक्ट करेंगे, तब ये जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्वेश्चन के साथ में फीड हो जाएंगे। चलिए बाय।